एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं रीट साइंस की, और मैं आप लोगों के साथ में केमिस्ट्री की आज की वीडियो में 9th क्लास डिस्कस करने वाली हूँ। और इससे पहले की जो 8th नंबर की क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन और दैनिक जीवन में उपयोगी जो यौगिक है उसके रिगार्डिंग पूरा कंप्लीट टॉपिक डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके रिगार्डिंग जो है वो टेस्ट देने वाले हैं। आप लोग इसको एज अ टेस्ट दीजिएगा, और टेस्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस में ही मैंने एक्सप्लेनेशन रखा है, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके कंबाइंड पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी कंबाइंड पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। क्या बोला है कि कोई तत्व है जो एक्स है, जो विद्युत का कुचालक है। तो हम लोगों को सबसे पहले देखना है विद्युत का कुचालक यहाँ पर कौन सा है, जो ऑक्सीजन से जलता है और एक गैस उत्पन्न करता है, जो जल में घुलनशील है। यानी एक्स तत्व कौन सा है जो ऑक्सीजन में जलता है और गैस उत्पन्न करता है, ऐसी गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है, और वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। भाई, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है यानी कि वो क्या है, तो इसका मतलब है कि वो अम्ला हो जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ नीले लिटमस पत्र को, यानी जो बनने वाला पदार्थ है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अम्लीय पदार्थों के गुण और क्षारीय पदार्थों के गुण, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था। और जब मैंने आप लोगों को ऑक्सीजन के ऑक्साइड करवाए हैं तब भी मैंने आप लोगों को कार्बन की, नाइट्रोजन की, मैग्नीशियम की, सल्फर की, इन सभी की अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीजन के साथ में करवाई थी, और बताया भी था कौन सा अम्लीय है, कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, कौन सा क्षारीय है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नीले लिटमस पत्र को क्षार कर देता है, जो जल में घुलनशील होता है, वो तत्व होता है सल्फर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। सल्फर जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, ऑक्सीजन में जलता है और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, और जल में इसका विलयन जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्योंकि अधातु है और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, हमेशा अम्लीय होते हैं। और एक्स एक्स तत्व कौन सा हो गया, तो वो हो जाता है सल्फर। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, हमारे शरीर में भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, किण्वन रासायनिक परिवर्तन है, और प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, डी नहीं है, इसलिए केवल डी किसमें दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, इसलिए हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का डी आंसर राइट हो जाएगा। ये सवाल भी सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्रिस्टलीकरण जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं होता है, क्योंकि क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी NaCl है ना, NaCl है। NaCl क्या होता है, साधारण नमक होता है। अब साधारण नमक को हम लोगों ने मान लीजिए पानी के अंदर घोल दिया, पानी के अंदर घोलेंगे तो वो पूरा घुल जाएगा। अब हम वापस क्या कर रहे हैं, उसी नमक वाले पानी को गर्म करेंगे, गर्म करने पर वो क्या होगा, पानी तो उड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा, नमक के क्रिस्टल। तो हम लोगों ने पहले नमक और पानी को मिक्स कर दिया, और वापस क्या कर लिया, पानी को हटा के और नमक प्राप्त कर लिया। तो ये एक तरीके से अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाता है। तो क्रिस्टलीकरण रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है जिसमें रासायनिक संगठन और अणुओं के आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। बल्कि इसके तो केवल भौतिक गुणों में चेंज हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण जो मैंने क्लास में भी करवाए थे, भोजन का पचना, फलों का सड़ना, दूध का खट्टा होना, लोहे पर जंग लगना, ये चारों ही ऐसी अभिक्रिया हैं जो रासायनिक परिवर्तन की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से हम लोगों को सही कथन को चूज करना है। सही कथन कौन सा है, देखिए, लोहे का संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है और अनुत्क्रमणीय है। भाई, लोहे पर संक्षारण होना रासायनिक अभिक्रिया तो है, लेकिन अनुत्क्रमणीय है। यहाँ पर ये बात तो ठीक है भाई, लोहे पर जो जंग लग जाती है वो रासायनिक भी है और अनुत्क्रमणीय भी है। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक है। भाई, सेकंड पॉइंट गलत हो जाता है, बर्फ का पिघलना कोई रासायनिक पॉइंट नहीं है, तो ये तो अपने आप गलत हो गया। कांच के टुकड़ों को कई टुकड़ों में तोड़ना और भौतिक भी है और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी है, ये बात ठीक लग रही है। भाई, कांच के टुकड़ों को तोड़ना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कांच के टुकड़ों को तोड़ना, वैसे तोड़कर हम वापस कांच नहीं बना सकते, लेकिन इसके द्वारा हम लोगों को कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो भौतिक हो गया। और भौतिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर आप लोगों का एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर आप लोगों का सी जो है वो राइट हो जाएगा, है ना।
कांच के टुकड़ों को कई टुकड़ों में तोड़ना भौतिक परिवर्तन है और साथ ही साथ अनुत्क्रमणीय भी है। अब भौतिक परिवर्तन भले उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन यहाँ पर कांच के टुकड़ों को तोड़ना जो है वो भौतिक है, लेकिन अनुत्क्रमणीय हो जाता है, क्योंकि कांच के छोटे छोटे टुकड़े से वापस अपन बड़ा कांच नहीं बना सकते और नया पदार्थ भी नहीं बन रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ये दोनों ठीक हो जाएंगे और ए और सी आप लोगों के डी ऑप्शन में है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के डी आंसर राइट हो जाएगा। और ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है कि पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ के भौतिक परिवर्तन चेंज होते हैं, जैसे कोई उसका रंग हो गया, उसका गुण हो गया, जैसे उसका रंग हो गया, उसका आकार हो गया, उसकी अवस्था हो गई, भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये सामान्यतः उत्क्रमणीय ही होता है, लेकिन कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो उत्क्रमणीय होगा या अनुत्क्रमणीय होगा। लोहे का संक्षारण रासायनिक परिवर्तन भी है और अनुत्क्रमणीय भी है। बर्फ का पिघलना भौतिक है और उत्क्रमणीय है, लेकिन कांच के टुकड़ों को तोड़ना एक भौतिक है और अनुत्क्रमणीय प्रोसेस हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय है। भाई दूध में चीनी मिलाना रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि दूध में चीनी मिलाना, फिर अगर हम लोग जो है वो वापस अगर हम लोग दूध को गर्म करते हैं तो हम लोग जो वापस जो है वो उसे चीनी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दूध में चीनी मिलाना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही जमना, भाई एक तो सेकंड हो गया। फिर आता है दूध से पनीर बनना। दूध से पनीर बनना, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, दूध से पनीर बनेगा, लेकिन पनीर से वापस हम लोग क्या कर सकते हैं, दूध नहीं बना सकते। दही से लस्सी बनना, अब हालांकि दही से लस्सी बनना, अब लस्सी से वापस दही नहीं बना सकते, लेकिन क्या लस्सी बनने पर कोई नया पदार्थ बना, वो वैसे भी दही था और वो क्या था। और लस्सी जो होती है वो क्या होता है, वो जो होता है फैटा हुआ दही होता है एक तरीके से, तो नया पदार्थ कुछ नहीं बनता है ना। तो नया पदार्थ किस किस में बन रहा है, एक तो बन रहा है दूध से दही में और दूसरा दूध से पनीर में। तो हमारा सेकंड और थर्ड आंसर राइट हो जाएगा और सेकंड और थर्ड आप लोगों के बी ऑप्शन में है, इसीलिए आप लोगों का बी विल बी राइट आंसर। और ये सवाल भी आप लोगों की सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। आगे देख लेते हैं, किसी डेयरी संयंत्र में स्वच्छ मक्खन घी बनाने में निम्नलिखित चरण निहित होते हैं। अब निम्नलिखित चरण जो है वो कैसे कैसे है। दूध पाश्चरीकृत किया जाता है, फिर दूध का दही जमाया जाता है, दूध को अपकरण अब केंद्रण में विलेय कर मक्खन अलग कर दिया जाता है। अब केंद्रण यहाँ पर दूध में जो विलेय यहाँ पर होगा ना, वो विलेय आएगा, विलेय करके मक्खन अलग किया जाता है। मक्खन को गर्म करके मक्खन और घी प्राप्त करते हैं और छान कर पैक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए, दूध को पाश्चरीकृत करना बिल्कुल रसायन नई चीज बन रही है, रासायनिकरण हो जाता है, क्योंकि दूध को पाश्चरीकरण में रसायनों को मिक्स किया जाता है, तो ए रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में आप लोगों का आता है, उसके बाद में हम लोग सेकंड पॉइंट देख रहे हैं कि दूध से दही जमाने में, भाई दूध से दही जमाने में भी वापस से रासायनिक परिवर्तन। दही को अपकेंद्रण में विलय कर मक्खन अलग करना, भाई मक्खन को अलग करना कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो होता है वो हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाता है। मक्खन को गर्म करके घी प्राप्त करना बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है, और छानकर पैक करना तो ये भी क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन। तो सी और ई भौतिक परिवर्तन है, तो सी और ई, भाई ए रासायनिक है और ई जो है वो भी, डी जो है वो भी कैसा है, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी हट जाएगा। भौतिक परिवर्तन ई, और आप लोगों के एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर आप लोगों के जो है वो ए सी ई, यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ए सी ई जो है, ए सी और ई, ए सी और ई, ये तीनों ही तीनों क्या होते हैं, ये दूध का पाश्चरीकरण करना, दही को अपकिंचन से मक्खन अलग करना और छानकर पैक करना, ये तीनों ही भौतिक परिवर्तन है। और बी और डी, ये तीनों आप लोगों के रासायनिक परिवर्तन है, और ये ऑप्शन आप लोगों के जो है वो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप लोगों का डी यहाँ पर फिफ्थ का राइट हो जाएगा। ये सवाल भी सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। किसी डेयरी संयंत्र में मक्खन और घी बनाने में कौन कौन से चरण होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन है दूध का पाश्चरीकरण करना, दूध से दही जमाना,
रासायनिक परिवर्तन है, और दही से मक्खन अलग करना, दही से मक्खन को अलग करना भौतिक परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन मक्खन से घी प्राप्त करना, और भौतिक परिवर्तन हो जाता है छानकर पैक करना। आगे देख लेते हैं हम लोग, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को सम्मिलित करता है? भाई कागज के टुकड़े करना, केक पकाना, फटाके फोड़ना और केक पकाना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। उसके अलावा कागज का जलना, जलना भी एक प्रकार का क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो कांच का टूटना, गेहूं का पीसना, पानी का उबलना, ये तीनों ही हमारे जो है वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और ये सवाल भी आप लोगों की सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। आगे देख लेते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और हम लोगों को सही विकल्प का चयन करना है। कागज के एक टुकड़े का जलकर राख में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन होता है। बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, राख बनना ही रासायनिक परिवर्तन है। कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय है। अन कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। ये बात बिल्कुल जो है वो गलत हो जाती है। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर आप लोगों के हम लोग देखेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कागज के टुकड़े का जलना, किसी भी चीज का जलना क्या होता है? अनुत्क्रमणीय यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर हमारा ए राइट है, आर भी राइट है, और ये जो है वो इसका सही तरीके से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों राइट है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हमारा 7th का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और ये जो सवाल है वो सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है कि कागज के टुकड़े का जलकर राख में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है। बात बिल्कुल ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें एक या एक से पदार्थ आपस में मिलते हैं और यौगिक या नया पदार्थ बनाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन में बने नए पदार्थ को वापस अपन प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते। रासायनिक परिवर्तन से कोई भी पदार्थ अगर बन जाता है तो वापस हम पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते। यानी कि ये परिवर्तन कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसीलिए कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है, इसलिए दोनों सही है, और वो उसकी सही व्याख्या भी करता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों को दर्शाता है? रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? भाई भोजन का पकना ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना जो है वो भौतिक परिवर्तन, ये हट गया। लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पकना, तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। यहाँ पर पानी का उबलना भौतिक है, और जल में लवण घोलना ये भी भौतिक हो जाते हैं। तो ये तीनों गलत हो जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर आंसर हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। और ये सवाल भी सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। आगे देख लेते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन। ये सवाल मैंने आप लोगों को जब क्लास ली थी तब भी करवाया था, और ये एनसीईआरटी की 8th क्लास के जो अभ्यास प्रश्न है उसके अंदर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? सिलेंडर में एलपीजी एक द्रव्य पदार्थ के रूप में होती है। सिलेंडर से निकलते हुए वो गैस बन जाती है। भाई द्रव्य से गैस में बदलना भौतिक परिवर्तन, यानी ए प्रोसेस कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। इसको जलाकर उष्मा देना, किसी भी चीज को जलाना या उष्मा प्रदान करना रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ए जो है वो भौतिक परिवर्तन, बी जो है वो रासायनिक परिवर्तन। तो ए भौतिक परिवर्तन और बी रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हमारा 9th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। और ये सवाल भी सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। आगे देख लेते हैं हम लोग 10वां सवाल। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ये मैंने क्लास में करवाया भी है, और ये सवाल रीट 2011 में पूछा गया सवाल है। रीट में पूछा गया सवाल है, धातुओं की वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मीथेन, और ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो जब हम जो है वो वेल्डिंग करते हैं, तो यानी कि वेल्डिंग यानी दो धातुओं को जोड़ने का काम, तो उसके लिए ऑक्सीजन के साथ साथ में हम लोग एसिटिलीन गैस को मिक्स करते हैं। आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। एक ऐसा कौन सा तत्व है जिसके साथ में ऑक्सीजन स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती है? हाइड्रोजन के साथ में सोडियम, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि वो ऑक्सीजन जो होती है वो फ्लोरीन यानी कि एफ गैस के साथ में क्या हो जाती है? स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती है, और फ्लोरीन गैस का ऑक्सीकरण कर देती है। आगे देखते हैं, औषधि व मरहम बनाने के लिए किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? यानी कि ऑक्सीजन के कौन से ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो ये भी क्लास में सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो औषधि व मरहम बनाने के लिए हम लोग जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO का उपयोग करते हैं। किसी को चोट लग जाती है तो औषधि बनानी है, औषधीय क्रीम बनानी है, तो ZnO का उपयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए कौन से उत्प्रेरक का उपयोग होता है? वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड या प्लेटिनम और आयरन। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए हम लोग वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन।
ऑक्सीजन गैस नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, यानी ऑक्सीजन गैस जो है वो किसने नाम दिया था? लेवोशियर ने, कैवेंडिश ने, रदरफोर्ड ने या मैक्सवेल ने। तो ये तो बहुत इजी है और आप लोगों को पता भी है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जो है वो HW है, और इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन में ऑक्सीजन का नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन से थे। आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस निम्नलिखित में से किसके तापीय अपघटन से बनाते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट या पोटेशियम सल्फेट। तो मैंने आप लोगों को जब क्लास करवाई थी तब बताई थी कि जो KClO3 होता है वो 903 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म होता है, KCl बनाता है और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन गैस किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो KClO3, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। तो यहाँ पर हमारा सी विल बी राइट आंसर, 15 का हो जाएगा सी। आगे देख रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन गैस कैसी होती है? अज्वलनशील होती है, ज्वलनशील होती है, जलने में सहायक होती है, और ए और 3 दोनों सही है। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो स्वयं तो अज्वलनशील होती है, लेकिन ये जलने में सहायक होती है, यानी खुद नहीं जलेगी। लेकिन अगर किसी को जलना है, किसी भी चीज को अगर हम लोगों को जलाना है, तो उसके लिए हम लोगों को ऑक्सीजन गैस को देना पड़ेगा, तो ही वो चीज जो है वो जल पाएगी, अदरवाइज कोई भी चीज जलती नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ए और 3 दोनों सही है, ए और 3 हमारा फोर्थ में है, इसीलिए हमारा फोर्थ आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीजन की धातुओं से अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? भाई ऑक्सीजन के जब हम लोग, मैंने आप लोगों को बताया था, धातुओं से अभिक्रिया करने पर ऑक्सीजन यानी कि धातुओं के साथ में जब अभिक्रिया होती है तो किस तरीके के बनते हैं? भाई धातुओं से अभिक्रिया होती है तो क्षारीय होते हैं, अधातुओं से बनते हैं तो अम्लीय होते हैं। तो ऑक्सीजन की जब धातुओं के साथ में अभिक्रिया होती है तो क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताना है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 आएगा इधर हम लोगों के, Na2CO3। और उसके बाद में हमारा आ रहा है NaCO3 और NaCO3 वापस से, और Na3CO2। यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ हुई है, अगर हम लोग इसको राइट करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Na2CO3, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं Na2CO3, यहाँ पर आप लोग 2 लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा A18 का। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। आगे देख लेते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, Na2CO और Na2CO3, NaHCO3। तो NaH बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडे का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है NaHCO3। वो ऑप्शन किस में है? तो वो हमारा डी में है, इसीलिए हमारा डी विल बी राइट आंसर। बेकिंग सोडा बोले, खाने का सोडा बोले या फिर मीठा सोडा बोले, तो उन सभी का सूत्र आप लोगों के NaH, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। आगे देख लेते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं? गैस बर्फ, सूखी बर्फ, गीला बर्फ यानी कि, या फिर ठोस बर्फ। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ठोस सूखी हुई बर्फ के नाम से जानी जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सूखी हुई बर्फ होती है। तो यहाँ पर हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो मार्श गैस है? प्रोपेन, इथेन, मीथेन या ब्यूटेन। तो ये तो मार्श गैस है, वेरी इजी, मीथेन गैस है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, तो बहुत इजी है, ये तो गलत ही नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं हम लोग, नीले तोते का सूत्र आप लोगों को बताना है। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट। तो नीले तोते का सूत्र क्या होता है? ये भी बहुत इजी है, तो उसका सूत्र हो जाता है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, जिसको हम लोग नीले तोते के नाम से भी जानते हैं। तो 22 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं हम लोग, खाने के सोडे का सूत्र जो अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी मैंने सूत्र बताया था आप लोगों को NaHCO3। NaHCO3 किसका सूत्र था? खाने के सोडे का, जिसको हम लोग हिंदी में यानी कि उसका जो रासायनिक नाम होता है वो बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर।
आगे देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। जब इनो लवण को जल में घोलते हैं तो उसके बुलबुले बनते हैं। भाई कभी कभी हमारे गैस्ट्रिक बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, तो हम क्या करते हैं, इनो का यूज करते हैं ना, इनो पीते हैं तो बुलबुले बनते हैं, है ना। यानी कि इनो को जब पानी में मिक्स करते हैं तो बुलबुले बनते हैं। तो पानी में किसी चीज को बुलबुले बुलबुले अगर बन रहे हैं तो मतलब कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, या चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो जब इनो का लवण में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो है वो CO2 गैस बनती है। और ये मैंने जब ऑक्सीजन के ऑक्साइड करवाया था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके ग्लूकोज ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOH CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के साथ में कौन सा पदार्थ जो है वो अभिक्रिया करेगा, तो क्लोरीन के साथ में जो है वो CaOH का हॉल ट्वाइस अभिक्रिया करता है और CaOCl2 बना लेता है और जल जो है वो इसमें से अलग हो जाता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा CaOH का हॉल्ट वाइज। और CaOH के हॉल्ट वाइज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। NaNO3 NaCl NaOH NaHO4। तो कास्टिक सोडा के नाम से किसको जानते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आगे देख लेते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, Ca2CO3 हाफ H2O, Ca2CO पॉइंट हाफ H2O, CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, और चौथा है CaCO2। तो इसका आप लोगों के राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 पॉइंट जो है वो आप लोगों के H2O हाफ H2O आ जाता है, CaSO4 हाफ H2O। तो यहाँ पर आप लोगों के राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। आप लोग इसको टेस्ट की तरह दीजिएगा और नीचे मैं आप लोगों के इसके आंसर भी दे रही हूँ ताकि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करें तो वहां पर आप लोगों को टेस्ट देने में दिक्कत नहीं हो। क्लास के लिए आप इसकी PDF के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।